बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 12 मंकीज। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि सन 1997 में 5 बिलियन लोग वायरस से मारे गए। इंसानों को धरती छोड़नी पड़ी। अब वो धरती के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। जिस तरह से कभी इस धरती पर जानवरों का राज हुआ करता था, एक बार फिर से वो वक्त लौट चुका है। यहीं अंडरग्राउंड जेल में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल है। कोल को कुछ वैज्ञानिकों के सामने ले जाया जाता है। वैज्ञानिक कोल को बताते हैं कि हमने एक ऐसा तरीका इजाद कर लिया है जिससे हम किसी भी इंसान को टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में भेज सकते हैं, और इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। इंसानियत को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम चाहते हैं कि तुम सन 1996 में जाओ, उस वक्त में जब पूरी दुनिया में वायरस फैलना शुरू हुआ था। तुम्हें वहां जाकर ओरिजिनल वायरस को, जो सबसे पहले फैलना शुरू हुआ था, उसे ढूंढना होगा, ताकि आज सन 2035 में हम वायरस का क्योर यानी कि इलाज ढूंढ सके। ये वक्त सन 2035 का होता है। कोल इनकी शर्त मान जाता है। कोल को टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में भेजा जाता है, पर वो 1996 में ना पहुंचकर सन 1990 में पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस के साथ झगड़े की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया होता है। यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन उससे मिलने के लिए आती है। कोल की अजीब बातों की वजह से उसे पागल समझा जाता है, इसीलिए उसे डॉक्टर के एक पैनल के सामने बुलाया जाता है, जहां पर डॉक्टर कैथरीन भी होती है। यहाँ पर कोल इन सब को बताता है कि सन 1996 में एक वायरस फैला था, जिसकी वजह से सन 1997 तक 500 करोड़ लोग मारे गए। सिर्फ 1% लोग बचे, जो उस वक्त में, जिस वक्त से मैं आया हूं, यानी कि सन 2035 में धरती के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। कोल की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। उससे पूछा जाता है, क्या तुम दुनिया को बचाने के लिए आए हो? कोल कहता है कि नहीं, दुनिया पहले खत्म हो चुकी है। मैं बस उस वायरस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूं जिस वायरस की वजह से 500 करोड़ लोग मारे गए, ताकि हम अपने वक्त में सन 2035 में वायरस का क्योर बना सकें और एक बार फिर से खुले आसमान के नीचे सांस ले सकें। यहाँ पर कोल कहता है कि मैं अपने वैज्ञानिकों की टीम को एक कॉल करना चाहता हूँ। उनके पास एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से एक नंबर डायल करके मैं उन्हें वॉइस मेल भेज सकता हूँ। कोल को इजाजत दे दी जाती है, पर जब वो कॉल करता है तो कॉल एक औरत रिसीव करती है। दरअसल वैज्ञानिकों ने उस सिस्टम को, उस यंत्र को 1996 में सेट किया होता है और कोल होता है सन 1990 में, इसीलिए कॉल उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता। कोल को यहाँ पर पागल करार दे दिया जाता है, और जब वो पागल खाने में जाता है तो वहां पर उसे एक पागल मिलता है जिसका नाम होता है जेफरी। जेफरी एक बहुत बड़े रईस का बेटा होता है। यहाँ पर कोल को एक अलग सेल में रख दिया जाता है, पर कोल वहां से गायब होकर वापस अपने वक्त में, यानी कि सन 2035 में आ जाता है। जहां पर आने के बाद कोल को एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें एक लड़की कहती है कि 12 मंकीज की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद वैज्ञानिक कोल से पूछते हैं, क्या तुमने संदेश भेजा था? ये संदेश हमें सन 1996 से आया है। कोल कहता है कि तुमने मुझे 1996 में नहीं बल्कि 1990 में भेज दिया था। कोल को यहाँ पर कुछ फोटोज दिखाई जाती है और पूछा जाता है, क्या तुम इनमें से किसी से मिले थे? यहाँ पर उसे जेफरी की फोटो भी दिखाई जाती है, वो पागल जो कोल को पागल खाने में मिला था। कोल कहता है कि शायद मैं इससे मिल चुका हूँ। इसके बाद कोल को एक और मौका दिया जाता है। उसे टाइम ट्रेवलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है और सन 1990 में भेजा जाता है, पर इस बार फिर से गलती से कोल वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त में पहुंच जाता है, जहां पर चारों तरफ गोलियां चल रही होती है। कोल को कुछ भी समझ नहीं आता। एक गोली उसके पैर में भी लग जाती है, पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, एक बार फिर से मशीन अपना काम करती है और कोल इस बार सन 1996 में, उस वक्त में जिस वक्त में उसे भेजा जाना था, वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो वायरस का पता लगा सके। इस वक्त में डॉक्टर कैथरीन लेक्चर दे रही होती है जिससे कोल सन 1990 में पागल खाने में मिला था। अब वो एक जानी मानी हस्ती है। उसने किताब लिखी होती है। उसके लेक्चर के बाद उसकी किताब पर सभी लोग उसके ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी उसके पास डॉक्टर पीटर आता है। डॉक्टर पीटर कैथरीन से कहता है कि इंसानों की वजह से धरती अब रहने लायक नहीं रही। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, धरती के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, जिस वजह से धरती अब रहने लायक नहीं रही। कैथरीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब कैथरीन जब घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है तो कोल पहले से वहां पर होता है। वो कैथरीन को किडनैप कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ फिलाडेल्फिया चलोगी, क्योंकि वायरस की शुरुआत फिलाडेल्फिया से हुई थी। कैथरीन कोल
को पहचान जाती है कि आज से 6 साल पहले सन 1990 में कोल अचानक से पागल खाने से गायब हो गया था। कोल कैथरीन को समझाने की कोशिश करता है कि वो टाइम ट्रैवल कर रहा है, पर कैथरीन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। ये दोनों के दोनों फिलाडेल्फिया पहुंच जाते हैं, जहां पर कोल देखता है कि दीवारों पे 12 मंकी ग्रुप के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि अब 12 मंकी ग्रुप सक्रिय है और आज से ठीक 1 महीने बाद दुनिया में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से 500 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। फिलाडेल्फिया में कोल को एक दुकान के बाहर पिग का साइन दिखता है और ये 12 मंकीज ग्रुप का साइन है। कोल उस शॉप के अंदर जाता है जहां पर एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। कोल उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 12 मंकी ग्रुप के सदस्य हो, मुझे तुम्हारे लीडर का नाम जानना है। हालांकि वो बताना नहीं चाहते, पर जब कोल लड़की के सिर पर गन तान देता है तो उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे लीडर का नाम जेफरी है। जेफरी वही है जिससे सन 1990 में कोल पागल खाने में मिला था। वो बताते हैं कि जेफरी अब बहुत फेमस है। उसके पिता एक वायरोलॉजिस्ट है। वायरोलॉजिस्ट वो होता है जो वायरस के ऊपर काम करता है और जेफरी अपने पिता का विरोध करता है, इसीलिए वो दुनिया के सामने, मीडिया के सामने बहुत फेमस हो गया है। कोल यहाँ से कैथरीन के साथ जेफरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। जेफरी के साथ कैथरीन इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक मानसिक रोगी है, इसे उसकी जरूरत है। कोल 1996 में आने से पहले वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त में चला गया था, जहां पर उसके पैर पर गोली लगी थी और अभी भी वो गोली उसके पैर में होती है। कैथरीन कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ। वो उसके पैर की गोली निकाल देती है। कोल इसके बाद जेफरी के घर जाता है, जहां पर जेफरी के लोग बताते हैं कि तुम्हारा एक पुराना साथी तुमसे मिलने के लिए आया है। जेफरी जब कोल को देखता है तो वो उसे पहचानने से मना कर देता है। कोल कहता है कि मैं यहाँ पर 12 मंकीज के लिए आया हूँ। ये सुनकर जेफरी उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाता है, जहां पर कोल जेफरी से कहता है कि जो तुम करने वाले हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उसे बदल नहीं सकता। मुझे बस वायरस की इंफॉर्मेशन चाहिए। जेफरी कहता है कि मैं किसी वायरस के बारे में नहीं जानता, बल्कि 1990 में जब तुम मुझे मिले थे, तुमने कहा था कि सोचो अगर हवा में कोई ऐसी चीज, ऐसा वायरस फैल जाए जिससे मानव जाति का खात्मा हो जाए तो ये दुनिया कैसी होगी। वो तुम हो जो वायरस को इस दुनिया में फैलाना चाहते हो। कोल को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और कोल यहाँ से भाग जाता है। जेफरी के लोग उसका पीछा भी करते हैं। कोल अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है जहां पर उसने कैथरीन को बंद करके रखा होता है। कैथरीन बाहर आकर उस पर हमला कर देती है। वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे डिक्की के अंदर बंद किया। पर जब वो कोल के चेहरे पर घाव के निशान देखती है, वो कहती क्या तुमने किसी को मारा। कोल कहता है कि जल्दी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और जो लोग बचेंगे उन्हें धरती के नीचे रहना पड़ेगा। मैं इस वक्त से नहीं जाना चाहता। मुझे सूरज की रोशनी, हवा, पानी सब कुछ बहुत पसंद है। तभी इन्हें पुलिस की आवाज आती है। कैथरीन पुलिस का ध्यान खींचने के लिए हॉर्न बजाती है और जब वो उस तरफ देखती है जहां पर अभी कोल खड़ा था तो वहां पर कोई भी नहीं होता। कोल ठीक उसी तरह से गायब हो गया होता है जिस तरह से आज से 6 साल पहले 1990 में वो पागल खाने से अचानक गायब हो गया था। कोल अब वापस अपने वक्त में यानी कि सन 2035 में पहुंच गया होता है। वहीं 1996 में फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले कैथरीन को बताते हैं कि जो गोली आपने कोल की बॉडी से निकाली थी वो इस वक्त की नहीं है, वो वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त की है। ये गोली उस वक्त चलाई गई थी। ये सुनकर कैथरीन पूरी तरह से हैरान हो जाती है। कैथरीन दरअसल इसी तरह की घटनाओं पर रिसर्च करती है। उसके पास बहुत सारी फोटोज होती हैं और जब वो वर्ल्ड वॉर 1 की एक फोटो देखती है तो उस फोटो में कोल भी होता है। वो समझ जाती है कि कोल पागल नहीं है। उसने आज तक टाइम ट्रेवल के बारे में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। इसीलिए जेफरी के पिता को कॉल करती है और बताती है कि आपका बेटा जेफरी आपकी लैब से वायरस चुराएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दरअसल कैथरीन और कोल को यकीन है कि 12 मंकीज का लीडर जेफरी वायरस पूरी दुनिया में फैलाता है, पर जेफरी के पिता कहते हैं कि जिस लैब में वायरस है जेफरी कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। वहीं सन 2035 में दिखाया जाता है जहां कोल पहुंच चुका है। कोल को एक बार फिर से सन 1996 में भेजा जाता है ताकि वो वायरस का पता लगा सके। 1996 में आने के बाद कोल कैथरीन से मिलता है। वो कहता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से कोल के दिमाग पर गहरा असर पहुंचा होता है। कैथरीन कहती कि मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कोल को अपने साथ ले जाती
जाती है और उससे उस नंबर के बारे में पूछती है जिस नंबर के जरिए वो सन 2035 में वैज्ञानिकों से बात कर सकता है। पर कोल को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि ये सब उसका भ्रम था। कैथरीन उसे विश्वास दिलाती है, यकीन दिलाती है कि जो भी तुमने कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। कोल कहता है कि मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, मैं जमीन के नीचे नहीं रहना चाहता, मैं स्वस्थ रहकर हमेशा खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। कोल को वो नंबर याद आ जाता है जिस नंबर पर उसने आज से 6 साल पहले 1990 में अपने वैज्ञानिकों से बात करने की कोशिश की थी। वो नंबर कैथरीन को बताता है। कैथरीन कहती है कि मैं इस नंबर पर वैज्ञानिकों से बात करके आती हूँ। बहुत जल्द वो वापस लौट आती है। वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ये नंबर एक कारपेट कंपनी का था। मैंने उनसे कहा कि 12 मंकीज की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। कोल कहता है कि इसके बाद तुमने कहा होगा मैरी क्रिसमस। ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि कैथरीन ने ऐसे ही कहा था। कैथरीन पूछती कि तुम्हें कैसे पता? कोल कहता है कि सन 2035 में तुम्हारा ये मैसेज वैज्ञानिकों को मिल गया था, उन्होंने मुझे मैसेज सुनाया था। और यहाँ पर अब कोल को सब कुछ पूरी तरह से साफ साफ याद आ जाता है। इन दोनों को यकीन हो चुका है कि बहुत जल्दी वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है जिससे 500 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। पर ये चाहकर भी इस महामारी को नहीं रोक सकते क्योंकि ये घट चुका है। ये तो बस सिर्फ उस वायरस को ढूंढना चाहते थे। पर अब कोल ने फैसला किया है कि वो इसी दुनिया में रहेगा। उसने अपने शरीर से उस सोर्स को भी निकाल दिया होता है जिससे सन 2035 के वैज्ञानिक उसे वापस 2035 में बुला सकते थे। दरअसल वो उसके दांत में होता है। कोल कहता है कि मेरे पास मेरी जिंदगी के जितने भी दिन हैं वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कोल ने कभी भी अपनी जिंदगी में समंदर नहीं देखा होता, इसीलिए कोल को कहती कि मैं तुम्हें समंदर दिखाने के लिए ले जाऊंगी। दोनों अपना भेष बदल लेते हैं क्योंकि कोल के पीछे पुलिस होती है। और जब कोल कैथरीन को उसके बदले हुए रूप में देखता है तो वो कहता है कि तुम मुझे हमेशा सपनों में आया करती थी। दरअसल कोल को हमेशा एक सपना आता है और उस सपने में वो हमेशा कैथरीन को देखा करता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। कैथरीन को भी ऐसा लगता है जैसे वो कोल को बहुत पहले से जानती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगली सुबह टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें फ्लोरिडा जाना है जहाँ पर कैथरीन कोल को समंदर दिखाना चाहती है। टैक्सी ड्राइवर इन्हें कहती कि हमें रास्ते में 12 मंकीज की आर्मी मिल सकती है। उन्होंने चिड़ियाघर के सभी जानवरों को छोड़ दिया, साथ ही जेफरी के पिता की लैब में जितने भी जानवर थे जेफरी ने उन सब को भी छोड़ दिया और अपने पिता को पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ पर कोल और कैथरीन को समझ में आ जाता है कि 12 मंकीज की आर्मी का मकसद कुछ और था। वो बंदी जानवरों को आजाद करना चाहते थे, ना कि वायरस को इस दुनिया में फैलाना चाहते थे। अब ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पर पुलिस इन्हें ढूंढ रही होती है। और जब कैथरीन टिकट्स लेने के लिए जाती है तो कोल उस नंबर पर जिस नंबर पर वो सन 2035 में वैज्ञानिकों से बात कर सकता है उन्हें बताता है कि 12 मंकीज की आर्मी को भूल जाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही अब मैं वापस आऊंगा। कोल के फोन रखने के 5 मिनट बाद फ्यूचर से यानी कि सन 2035 से कोल का एक दोस्त यहाँ पर आ जाता है जिसे सन 2035 से वैज्ञानिकों ने यहाँ पर भेजा है। वो कोल को एक गन देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, नहीं तो हमें कैथरीन को मारना पड़ेगा, हम मजबूर है। कोल उससे गन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन को दिखाया जाता है जो एक आदमी से टकराती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर पीटर्स होता है। वही डॉक्टर पीटर्स जो एक बार सेमिनार के बाद कैथरीन के पास उसी की बुक पर उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था। उसने कैथरीन से कहा था कि इंसानों ने धरती को रहने लायक नहीं बचाया, बढ़ती हुई जनसंख्या धरती के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर रही है। साथ ही साथ कैथरीन को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि डॉक्टर पीटर जेफरी के पिता जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं उनका असिस्टेंट भी है और हो ना हो इसी के पास वो वायरस है जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है। वो सारी बातें कोल को बता देती है। ये दोनों डॉक्टर पीटर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैथरीन को डॉक्टर पीटर्स दिख जाता है पर वो सिक्योरिटी क्रॉस कर चुका होता है। हालांकि वो चिल्लाकर कहती है कि उसके पास खतरनाक वायरस है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। कोल के पास जो गन होती है वो उसे लेकर डॉक्टर पीटर्स के पीछे भागता है पर तब तक पीछे से पुलिस आ जाती है जो पहले से कोल को ढूंढ रही होती है और वो कोल को गोली मार देती है। कैथरीन कोल के पास जाती है जहां पर कोल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है। ये वो पल होता है जो कोल ने अपनी जिंदगी में सपनों में कई बार देखा होता है। कैथरीन समझ जाती है कि कोल कहीं न कहीं 1996 में यहीं पर कहीं है। वहीं दूर से एक छोटा सा बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है और ये बच्चा और कोई नहीं
बल्कि कोल का बचपन का रूप होता है। यानी कि इस वक्त में दो कोल होते हैं, एक 1996 का जब कोल बच्चा था और दूसरा 2035 का जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचा है। कैथरीन कोल के बचपन के रूप को पहचान जाती है। वहीं प्लेन में डॉक्टर पीटर्स को दिखाया जाता है जो एक हफ्ते में कई अलग अलग देशों में विजिट करने वाला है ताकि उसके बैग में जो वायरस है वो उस वायरस को उन देशों में छोड़ सके। पर यहाँ पर उसकी बगल वाली सीट में एक लेडी बैठी होती है और ये सन 2035 से यहाँ 1996 में आई होती है। यानी कि इसे पता है कि पीटर ही वो आदमी है जिसने वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था और अब वैज्ञानिक इस असली वायरस का पता लगाकर सन 2035 में जहां पर दुनिया लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है वहां पर वायरस का क्योर ढूंढ सकते हैं, जिससे दुनिया एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगी, जहां पर इंसान हवा में, धूप में, पानी में खुलेआम बिना डरे घूम सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म 12 मंकीज की। ये फिल्म सन 1995 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $169 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।